हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा उसका अंदाज़ा आपने बोर्ड के ऊपर लिखे इन वर्ड्स को देख के लगा ही लिया होगा। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज इस क्लास के अंदर हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो यूनिट्स होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी लैंग्वेज है उसकी सबसे बड़ी जो यूनिट होती है उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं। अब एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होने के साथ साथ वो एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, तो उसको हम सेंटेंस बोल देते हैं और वो सबसे बड़ी यूनिट होती है एक लैंग्वेज की। अब इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लेटर या फिर फोनीम बोल देते हैं। ठीक है, और लेटर या फिर फोनीम से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज और क्लॉज से फिर एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा डिटेल के अंदर जानेंगे, समझेंगे कि लेटर्स क्या होते हैं यानी फोनीम क्या होते हैं उसके। अब इन लेटर्स को मिलके वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड से फ्रेज और फ्रेज से क्लॉज और फिर सेंटेंस कैसे बनता है। अब इनको क्या है एक एक करके इस क्लास के अंदर हम थोड़ा डिटेल के अंदर जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटर की। लेटर यानी फोनीम। और फोनीम और लेटर क्या होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, मतलब सबसे छोटी इकाई होती है एक लैंग्वेज की। हम इसको इसको आगे हम इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब इसी से आगे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ठीक है, लेटर से फिर वर्ड बनते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स। 26 लेटर्स होते हैं और इनको हम 26 लेटर्स को कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, इन 26 लेटर्स को कलेक्टिवली हम अल्फाबेट बोल देते हैं। अल्फाबेट। ठीक है, तो ये इंग्लिश अल्फाबेट बोलते हैं इनको। जैसे हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है, जैसे क ख ग आ ई ई, तो वो वर्णमाला होती है, उसमें स्वर और व्यंजन रहते हैं। वैसे ही इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं और इनके अंदर भी स्वर और व्यंजन अलग अलग रहते हैं, यानी कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स अलग अलग रहते हैं। लेटर्स का मतलब होता है वर्ण, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्यों बोलते हैं इसको? वर्ण की बहुत सारे हिंदी के अंदर जितने वर्ण होते हैं उनकी जो माला बनती है, ठीक है, तो उनको हम कलेक्टिवली वर्णमाला बोल देते हैं। वैसे ही इंग्लिश के अंदर क्या होता है, 26 लेटर्स को मिला के हम उनको अल्फाबेट बोल देते हैं। ठीक है, अब 26 लेटर्स के अंदर जैसे हिंदी के अंदर व्यंजन और स्वर होते हैं, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी कॉन्सोनेंट एंड वावल्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और 5 वावल्स। अब वावल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 हैं ये वावल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी के जो बच गए वो सारे के सारे 26 लेटर्स के अंदर 5 ये ए, आई, ई, ओ, यू निकाल देंगे, जो बाकी बच गए वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे बी, सी, बी, एफ, ठीक है, ऐसे करके एक्स, वाई और ये जेड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट्स हैं और ये वावल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट को जैसे हिंदी में व्यंजन कहते हैं और वावल्स को स्वर बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इन वावल्स के और कॉन्सोनेंट के साउंड्स अलग अलग होते हैं, इनके साउंड्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे ये 5 वावल्स हैं तो इनके 20 साउंड्स, ध्वनियां होती है, 20 साउंड्स होती है, यानी ध्वनि होती है। 20 टाइप्स के साउंड्स इन 5 वावल से निकलते हैं और इन 21 जो कॉन्सोनेंट है उनसे 24 टाइप के जो है वो साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, 24 साउंड्स और इसमें 20 साउंड्स। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के इनका जो कॉम्बिनेशन होता है उनसे ही वर्ड्स बनते हैं। बिना वॉवल के कोई वर्ड नहीं बनता और बिना कॉन्सोनेंट के कोई वर्ड, अकेला कॉन्सोनेंट भी वर्ड नहीं बना सकता और अकेला वॉवल भी वर्ड नहीं बना सकता। इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बनता है। जैसे हिंदी के अंदर व्यंजन प्लस स्वर मिलके एक शब्द बनता है, वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल बनके एक शब्द बनता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल बनके एक वर्ड बनता है, वावल मिलके एक वर्ड बनता है। अब जैसे मैं वर्ड्स लिखता हूं, जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे, जैसे मैंने लिखा मून।
ठीक है, मैंने लिखा रेड, ठीक है, मैंने लिखा डॉग, मैंने लिखा बिट, ठीक है, मैंने लिखा रीड। अब इसमें देखो, मैं से म और डबल ओ से ऊ की मात्रा और एन से न, तो मून, ठीक है, वर्ड बना किससे, कॉन्सोनेंट और वोवल के कॉम्बिनेशन से एक शब्द बना मून। वैसे ही आर से बना र, ई से र, ई से ए की मात्रा और डी से ड, रेड, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन दोनों का बैठा, आर कॉन्सोनेंट है, वोवल फिर कॉन्सोनेंट। वैसे ही डी ओ जी, डी से ड, ओ और जी, ओ से ओ और जी से ग, डॉग। वैसे बी आई टी बी और टी से ट, आर ई ए से री और डी से ड। अब इसमें कहने का मतलब है कि जो कॉन्सोनेंट होता है वो व्यंजन का साउंड देता है, और जो वोवल होता है उससे हमें इंग्लिश के अंदर मात्राएं लगाते हैं, मतलब उनसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड बनते हैं और फिर एक शब्द बनता है, उसका उच्चारण होता है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। तो ये तो हो गए लेटर्स यानी फोनीम्स, इनको हम इंग्लिश के अंदर फोनीम भी बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश के अंदर हम इन लेटर्स को फोनीम भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 26 लेटर्स होते हैं, ना कि अल्फाबेट। इनको कंबाइन करके हम अल्फाबेट बोलते हैं। ये अल्फाबेट्स नहीं होते हैं, बल्कि 26 लेटर्स होते हैं और इनको हम कंबाइन करके अल्फाबेट बोल देते हैं, जैसे हिंदी के अंदर वर्णमाला होती है। अब इनको समझने के बाद हम वर्ड्स पे चलते हैं कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे रहता है, उनके मीनिंग कैसे चेंज होते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट और वोवल जो लेटर्स होते हैं उनका एक मीनिंगफुल अरेंजमेंट रहता है ताकि उसका एक अर्थ निकल सके, ठीक है। अब वर्ड के अंदर क्या होता है, एक रूट वर्ड होता है। अब रूट वर्ड होता है ना, रूट, ठीक है, उसके आगे या फिर पीछे थोड़ा बहुत चेंज करके हम उस वर्ड का जो है मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अब रूट वर्ड के अंदर चेंज करने के लिए हम इसके अंदर या तो परफिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है, परफिक्स ऐड कर देंगे या फिर सफिक्स लगा देंगे पीछे। अब परफिक्स और सफिक्स को आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंज करने पर जो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी चेंज होता है। यानी कि नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है, वर्ब बन जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा काइंड, ये है रूट वर्ड, ठीक है। अब इसके आगे मैं अगर इस काइंड के मैं आगे अन लगा देता हूँ, ठीक है, परफिक्स, तो ये अनकाइंड हो जाएगा, मतलब इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इस काइंड के मैं पीछे एल वाई लगा देता हूं तो काइंडली हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका जो मीनिंग है थोड़ा बहुत चेंज करने पे, यहाँ पे परफिक्स लगाया तो काइंड से अनकाइंड हो गया, और यहाँ सफिक्स लगा दिया तो यहाँ पे काइंड से काइंडली हो गया। अब यहाँ पे मैंने जैसे यूजुअल लिखा, यूजुअल, अब इस यूजुअल के आगे अन, यू एन लगा के अन लगा देता हूं तो ये अनयूजुअल हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, यूजुअल का उल्टा हो जाएगा। अब इसी यूजुअल के मैं आगे डबल एल वाई लगा देता हूँ, एल वाई और लगा देता हूँ तो ये यूजुअली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रूट वर्ड के यानी यूजुअल के और काइंड के रूट वर्ड के सफिक्स यानी एल वाई और परफिक्स यानी यू एन टाइप परफिक्स और सफिक्स ऐड करने पर इनका जो मीनिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो इसी तरीके से हम सफिक्स और परफिक्स ऐड करने के बाद उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ड का वो भी चेंज हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ मैंने लिखा इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ठीक है, और एक लिखा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एक लिखा इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिकली, तो ये इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकली। अब इस रूट वर्ड के अंदर जैसे सी एल हो गया, ए एल हो गया, एफ वाई हो गया, तो इस तरीके से इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक जो है वो नाउन है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रीफाई है ये वर्ब होगी, इलेक्ट्रिसिटी है फिर नाउन, इलेक्ट्रिकली है ये एडवर्ब होगी। अब इस तरीके से हमने समझा कि वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, रूट वर्ड के अंदर परफिक्स और सफिक्स ऐड करने पर कैसे इनका मीनिंग चेंज होता है और कैसे इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी चेंज हो जाते हैं। अब वर्ड के बाद आता है फ्रेज, ठीक है, तो उसको देखते हैं।
अब देखिए जो फ्रेज है ये 2 और मोर वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसको हम फ्रेज बोल देते हैं। हालांकि इसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब नहीं रहती है। अब ये जो फ्रेज होता है उसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकलता है। जब तक हम इसको किसी सेंटेंस में नहीं डालेंगे तब तक हम इसका मीनिंग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको रख के ही इसका मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम देखते हैं कि ये फ्रेज क्या होता है। फ्रेज वो होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसको हम फ्रेज बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ फ्रेज लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा अ ब्यूटीफुल लेडी, वेरी हेल्पफुल टिप्स, साइंस टीचर। अब ये जो 3 जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखो 1 2 3, इसमें कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके एक फ्रेज बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रेज है वो सेंटेंस के अंदर कोई न कोई फंक्शन करता है, मतलब किसी न किसी काम को करता है। अगर वो नाउन का काम करेगा तो वो फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। अगर वो फ्रेज सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। अगर वो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगा, मतलब एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। अगर वो फ्रेज वर्ब का काम करता है सेंटेंस के अंदर तो वो फिर वर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो इस तरीके से फ्रेज के भी फंक्शन रहते हैं। फ्रेज के यूज को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर उसमें देखेंगे कि वो जो फ्रेज है वो किस काम, वो वहाँ पे क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है। वो या तो नाउन फ्रेज है, या फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है वो हम एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे देखते हैं। अब इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ फ्रेजेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर फ्रेज हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको पहचानेंगे कि वो जो फ्रेज है इस सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर है माई फादर्स फ्रेंड हैड कम टू मीट हिम, ठीक है। तो ये जो है ये हैड कम है, ये वर्ब है। अब ये जो वर्ब है इससे पहले जो आता है वो सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले जो आया है वो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट नाउन ही बनता है, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन बनता है। तो यहाँ पे ये नाउन है फ्रेंड, ठीक है, माई फादर्स फ्रेंड, ठीक है। ये एक वर्ड तो है नहीं, ये 2 और मोर वर्ड्स हैं, मतलब ये 3 वर्ड्स हैं, माई फादर्स फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक फ्रेज बन गया, ये क्या बन गया, एक ये फ्रेज बन गया, ठीक है। चूंकि ये नाउन की जगह पे आया है, नाउन का काम कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको हम नाउन फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन फ्रेज हो गया। अब नेक्स्ट देखो, आई मेट अ ब्राइट आइड इंडियन गर्ल, ठीक है। यहाँ पे मेट है ये जो वर्ब है, मेट है ये वर्ब है, और ये जो गर्ल है ये नाउन है, ठीक है। अब गर्ल कैसी है, गर्ल ब्राइट आइड इंडियन है, ठीक है। ये जो गर्ल है ये ब्राइट आइड इंडियन गर्ल है, ठीक है। तो ये जो नाउन है इसकी विशेषता बता रही है, ये जो गर्ल है उसके ये जो फ्रेज है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस गर्ल की विशेषता बता रहे हैं। ये गर्ल को कैसी है गर्ल, ये अ ब्राइट आइड इंडियन, ठीक है। जब नाउन की कोई विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं, नाउन की जो विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्योंकि जो एडजेक्टिव है एक से ज्यादा वर्ड्स है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि फ्रेज है। तो ये अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो फ्रेज है वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्योंकि ये काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, ठीक है। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ही हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे ये देखो हैज बीन सिंगिंग, ये वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब जो है एक से ज्यादा वर्ड्स है इस वर्ब फ्रेज के अंदर, इसके अंदर जो है एक से ज्यादा वर्ड्स है, यानी कि ये क्या हो गया, फिर काम तो वर्ब का कर रहा है और एक से ज्यादा वर्ड है, इसलिए हम इसको कौन सा फ्रेज बोलेंगे, वर्ब फ्रेज। तो ये क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया, क्योंकि ये वर्ब का काम कर रहा है और जो वर्ब है एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बनी हुई है, तो ये जो फ्रेज हो गया ये वर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखो, कमल वेटेड साइलेंटली एंड पेशेंटली, ठीक है। कमल जो है उसने वेट किया, वेट वर्ब होगी, ठीक है। और ये जो साइलेंटली एंड पेशेंटली है ये भी एक फ्रेज है, ठीक है। साइलेंटली एंड पेशेंटली फ्रेज है, ठीक है। साइलेंटली और पेशेंटली किसके डिस्क्राइब कर रहे हैं,
ये जो साइलेंटली और पेशेंटली है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उन्होंने वेट किया चुपचाप और बहुत ही धैर्यपूर्वक वेट किया, मतलब इस वेट करने का ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो वर्ब की डिस्क्रिप्शन दे, जो वर्ब को डिस्क्राइब किए उसको हम क्या बोल देते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं, एडवर्ब बोल देते हैं। और एडवर्ब जो है वो एक से ज्यादा वर्ड्स है, इसका मतलब है ये फ्रेज हो गया। तो ये काम एडवर्ब का कर रहा है तो इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ये कौन सा फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द गर्ल इन द सेकेंड रो हैज वन द अवार्ड। ठीक है, द गर्ल इन द सेकेंड रो। अब इसमें देखो इन द सेकेंड रो, ठीक है, कौन सी गर्ल, जो कि सेकेंड रो के अंदर है। तो ये जो गर्ल है, इस गर्ल की विशेषता कौन बता रहा है, कौन सी गर्ल जो कि सेकेंड रो के अंदर है उसने अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये जो गर्ल की जो विशेषता बताई उसको हम एडजेक्टिव बोल देते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव एक से ज्यादा वर्ड्स है तो ये एक फ्रेज हो गया, तो हम इसको, ये जो फ्रेज है वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं तो इसलिए इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोल देंगे। इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल देंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में ये जो शब्द आए हैं तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल देते हैं। इसको हम, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद में आया हुआ फ्रेज है तो इसलिए हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बोल देंगे। और काम क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज भी बोल देंगे। तो ये दोनों हैं, पहले तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है और काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो इसलिए एडजेक्टिवल फ्रेज भी हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, फ्रेज होता है टू और मोर वर्ड से मिलके जो फ्रेज बनता है उसका सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करेगा। अगर वो फ्रेज नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज हो जाएगा, अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। वर्ब का काम करेगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो फ्रेज है वर्ब का काम करेगा तो वर्ब फ्रेज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगी, एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये फ्रेज है और ये इनका ये फंक्शन रहता है। अब इसके बाद में जो आता है वो है क्लोज। उसको थोड़ा सा और देखते हैं कि क्लोज क्या होता है। अब देखिए क्लोज क्या होता है, क्लोज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, क्लोज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होती है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, वैसे तो आपको पता ही होगा प्रेडिकेट क्या होता है, अगर नहीं पता है तो ये समझ लो। जैसे मैंने लिखा ही टीचेस इंग्लिश इन आवर स्कूल। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट तो ये हो गया और बाकी जो वर्ब से स्टार्ट होके पूरा जो सेंटेंस रहता है लास्ट तक उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ये तो हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स रहते हैं, वर्ब से स्टार्ट होके बाकी जितने भी वर्ड्स रहते हैं उनको हम प्रेडिकेट बोल देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक और बाकी के जो शब्द होते हैं उनको प्रेडिकेट बोल देते हैं जिसमें वर्ब भी इंक्लूड रहती है। ठीक है, तो क्लोज वो होता है जो सब्जेक्ट रहता है उसके अंदर और एक प्रेडिकेट रहता है। ठीक है, प्रेडिकेट के अंदर एक खाली वर्ब भी हो सकती है और वर्ब के अलावा बाकी के शब्द भी हो सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। ठीक है, अब क्लोज क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लोज भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मेन या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, अब जो मेन क्लोज होता है वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं अपने आप में। ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लोज बोला गया है। और मेन क्लोज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह होते हैं और अपना एक कंप्लीट सेंस रखते हैं, एक मीनिंग रखते हैं। जैसे आई शैल हेल्प यू, ठीक है, इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर डिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इनका खुद का कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता। हालांकि इसके अंदर भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है लेकिन इसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग निकलता नहीं है क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर, ये किसी दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसको साथ में रख के इनका मीनिंग निकलता है। ठीक है, इसका अकेले का मीनिंग नहीं निकलता है। ये सबऑर्डिनेट इसीलिए बोलते हैं, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी का साथी। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी दूसरे पे दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे ये देखो, इफ यू कम हियर। ठीक है, अगर खाली इतना पढ़ोगे तो इसमें मीनिंग नहीं निकलेगा। इफ यू कम हियर, अगर तुम आते हो,
इनकम्प्लीट सेंस है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, अब ये जो डिपेंडेंट क्लोज है इफ यू कम हियर, ये किसके ऊपर डिपेंड है अपने मीनिंग के लिए? ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंड है। अब देखो इसको पूरा पढ़ के देखते हैं। आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हियर। ठीक है, तो ये इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है। ये तो हो गया मेन क्लोज जो कि एक सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, कंप्लीट मीनिंग रखता है। और ये हो गया डिपेंडेंट क्लोज जो कि खुद का कोई मीनिंग नहीं रखता है, इनकम्प्लीट सेंस होता है और कंप्लीट मीनिंग के लिए उसको दूसरे क्लोज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ठीक है, तो इसको ये हो गया क्लोजेस। इनके अंदर भी डिटेल स्टडी होती है, जैसे इनमें नाउन क्लोज होता है। जो क्लोज यानी कि जो क्लोज नाउन की तरह काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, उसको नाउन क्लोज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लोज जो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, एडवर्ब क्लोज जो एडवर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, इसको पहचानने का एक ये तरीका रहता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से पहले एक कंजंक्शन आएगा, जैसे ये इफ है। अब जिस क्लोज के साथ एक कंजंक्शन लगा रहता है या फिर रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहता है या फिर कोऑर्डिनेटिव या फिर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा रहता है, तो इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज है। अब इसको करने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें पहचानते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है और मेन क्लोज कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखिए ये 4 एग्जांपल हैं। इन 4 सेंटेंसेस के अंदर 2-2 क्लोज है। ठीक है, हर एक सेंटेंस के अंदर 2-2 क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है और एक मेन क्लोज है। अपन पहचानते हैं। अब इसमें हम पहचानते हैं कि मेन क्लोज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा है। ठीक है, ये देखो आफ्टर वी हैड रीच्ड होम, आफ्टर वी हैड रीच्ड होम एक ये है, दूसरा वी वॉच्ड मूवी। ठीक है, अब इसमें 2 क्लोज है। इस क्लोज के अंदर देखो पहले तो सबसे पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट है, फिर प्रेडिकेट है। ठीक है, ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है। अब इस क्लोज को पढ़ने के बाद इसका सेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हम आगे वाला सेंटेंस पढ़ेंगे, आगे वाला जो है क्लोज पढ़ेंगे, तब जाके इसका मीनिंग क्लियर होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब ये वी वॉच्ड मूवी, हमने मूवी देखी, इसका मीनिंग भी क्लियर है। ठीक है, तो ये मेन क्लोज है। ठीक है, ये क्या है, मेन क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इसमें देखो ये सबऑर्डिनेट क्लोज इसलिए है क्योंकि इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा हुआ और इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, और ये मेन क्लोज इसलिए है क्योंकि ये इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है कहीं पे भी और ये एक सिंपल सेंटेंस की तरह है और ये इसलिए इसको मेन क्लोज कहते हैं क्योंकि इसका मीनिंग भी क्लियर है। दूसरा देखो, इफ यू हेल्प मी, ठीक है, आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। अब इसमें इफ लगा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ है, इफ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प करते हो। अब इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, कंजंक्शन लगा हुआ है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं हो सकता क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। मीनिंग निकालने के लिए हमें सामने वाले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, आगे वाले सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। तो ये कौन सा हो गया, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया। क्यों, क्योंकि ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आई विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लूंगा। इसमें सेंस भी क्लियर है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, तो ये मेन क्लोज हो गया। ये कौन सा हो गया, मेन क्लोज हो गया। नेक्स्ट देखो, ही वॉज लेट सो ही मिस्ड द बस, ही वॉज लेट, दूसरा सो ही मिस्ड द बस। ये देखो, ही वॉज लेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, मीनिंग भी क्लियर है, ही वॉज लेट, वो लेट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सो ही मिस्ड द बस, ठीक है, सो कंजंक्शन लगा हुआ है, ही मिस्ड द बस, इसलिए उसने बस मिस की। किस लिए की, ये क्लियर नहीं है, इसको क्लियर करने के लिए पहला क्लोज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो क्लोज है ये इनकम्प्लीट सेंस वाला है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन भी लगा हुआ है, तो ये और ये इसका मीनिंग क्लियर है। ठीक है, तो ये मेन क्लोज हो गया। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु वन द रेस, ठीक है, इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है और इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, मीनिंग सेंस क्लियर नहीं है। हु वन द रेस, जिसने रेस जीती, किसने जीती, ये इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये इसका मीनिंग क्लियर, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ। ठीक है, तो ये मेन क्लॉज हो गया। ठीक है, तो जो क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं और जिसका मीनिंग क्लियर हो,
ठीक है, अपने आप में एक सेंटेंस हो, उसको हम मेन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज बोल देते हैं। तो ये तो हो गया मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज क्या होता है, कैसे बना होता है? क्लोज वो होता है जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ कंजंक्शन भी लगाता है और इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है, और जो मेन क्लोज होता है या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज होता है उसका मीनिंग भी क्लियर होता है और सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है, एंड उसका वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह रहता है। तो इस तरीके से हमने क्लोज देखे, हमने क्लोज पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये क्लोज समझ में आ गए होंगे। अब आती है लास्ट में जो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस वो होता है जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो और सिमेंटिकली भी करेक्ट हो। सिमेंटिकली मतलब होता है कि उसका मीनिंग भी क्लियर, कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, खाली ग्रामेटिकली करेक्ट होने से काम नहीं चलेगा, सिंटैक्स उसका करेक्ट होता है उससे काम नहीं चलेगा, हमें सिमेंटिकली यानी कि उसका अर्थ भी प्रॉपरली कन्वे हो, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो वो एक सेंटेंस रहता है। सेंटेंस क्या होता है, जैसे मैंने लिखा माई अंकल हैज एक्सपायर्ड। जैसे मैंने दूसरा लिखा कि ही ड्राइव्स अ बाइक। ठीक है, अब मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, ग्रामेटिकली अगर देखें तो ये दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। ग्रामेटिकली देखें तो ये दोनों सही है, लेकिन सिमेंटिकली देखें, अर्थवाइज देखें तो ये गलत है। ठीक है, दो चीजें देखनी होती है सेंटेंस के अंदर, हमेशा दो चीजें देखनी होती है। एक तो देखना होता है इसका ग्रामर। ठीक है, ठीक है, जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं, जिसको हम सिंटैक्स बोलते थे। सिंटैक्स इसका सही होना चाहिए। दूसरा, इसका मीनिंग वो है वो क्लियर होना चाहिए, निकलना चाहिए, जिसको हम सिमेंटिकली देखते हैं, मतलब मीनिंग इसका क्लियर होना चाहिए। अब इसका ग्रामर तो क्लियर है लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है एक्सपायर क्या होता है, ये कोई दवाई थोड़ी जो एक्सपायर हो गई। इंसान है वो एक्सपायर नहीं होता है, या तो वो डाइड होता है या फिर पास्ड अवे होता है। ठीक है, तो ही हैज पास्ड अवे या फिर डाइड। पास्ड अवे लिखो या फिर इसको लिखो डाइड। ठीक है, एक्सपायर्ड यहाँ पे गलत है, हालांकि ये ग्रामर से सही है, ग्रामर के दृष्टि से देखें तो वो तो सही है, लेकिन मीनिंग इसका गलत है। ही ड्राइव्स अ बाइक। अब दूसरा देखो यहाँ पे ही ड्राइव्स अ बाइक, ये भी ग्रामेटिकली तो सही है लेकिन इसका मीनिंग गलत है। ठीक है, बाइक को हम ड्राइव नहीं करते हैं, बाइक को हम राइड करते हैं। क्या करते हैं? राइड। ड्राइव्स कार ड्राइव करते हैं, बस ड्राइव करते हैं, जीप ड्राइव करते हैं, लेकिन बाइक को ड्राइव नहीं करते, बाइक को राइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइड होना चाहिए, हालांकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन इसका मीनिंग सही नहीं है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस के बनाते वक्त ग्रामर के साथ साथ उसका मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए, वो भी हमें देखना है। तो इस तरीके से हमने यूनिट्स, जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो यूनिट्स हैं, लेटर फोनीम से लेके सेंटेंस तक हमने देखा कि कैसे एक लेटर से सेंटेंस बनता है, लेटर से वर्ड, वर्ड से फिर फ्रेज, फ्रेज से क्लॉज, क्लॉज से फिर सेंटेंस बनता है। ये हमने इस क्लास के अंदर देखा। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके मेरे को बताना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल जो क्लासेज है वो आपको मिलते रहे। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी यूज़फुल और शानदार क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।